नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्र, सबसे पहले तो कल महावीर, मानव श्रेष्ठ और हिंदू धर्म रक्षक परम श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी का जयंती है, जन्मोत्सव है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल आप दिन में अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराएं और शाम को 9 बजे एक दिया जरूर जलाएं। मैं तो आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम 9 दिया कल 9 बजे, आप 7 बजे भी जला सकते हैं, 8 बजे भी जला सकते हैं, 9 बजे भी जला सकते हैं, लेकिन कल कम से कम एक दीपक भी तो जरूर जले महाराणा प्रताप के नाम पर। ये आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मित्रों, महाराणा प्रताप का योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाराणा प्रताप का त्याग शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा पर मैंने बताया था कि सिद्धार्थ ने सारा राजपाट त्याग करके नरेंद्र हो गए थे, बुद्ध हो गए थे, उसी तरह से महाराणा प्रताप भी अपनी सारी राजपाट त्याग करके दर दर वन में भटके, घास की रोटियां खाई और अपने चेतक के साथ अंत तक अपनी आन को, अपनी शान को, अपनी बाण को, अपने राजपूती स्वाभिमान को बचा करके रखा। उनको सिर्फ क्षत्रिय में बांधना उन जैसे विराट प्रतिभा के लिए अपमान की बात है। मैं उनको क्षत्रिय नहीं, मैं उनको भारत कुल श्रेष्ठ और भारत शिरोमणि कहता हूं। मैं उनको मानता हूं कि वो भारत के परम योद्धाओं में से थे, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने टूटना नहीं सीखा। तो एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल महाराणा प्रताप की जयंती, चूंकि हर बार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है देश भर में, हर जगह, मैं भी कल कितना जगह आमंत्रित होता, 10 जगह, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। कई लोग बुरा मान जाते हैं, यार हमारे यहाँ तुम नहीं आए, लेकिन फिर भी हम सवेरे 8 बजे से लेकर के रात 8-10 बजे तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी आयोजन में महाराणा प्रताप के गुणगान करते, गुणगान सुनते हुए व्यस्त रहते हैं। मतलब कल का दिन मेरा एकदम सवेरे से लेकर के शाम तक व्यस्त रहता, और ये कई सालों से हो रहा है कि मुझे अनुभूति होती है कि महाराणा प्रताप वन में भूखे कैसे महसूस करते होंगे, क्योंकि कल का दिन हम लोगों को खाना नसीब नहीं होते हुए भी, क्योंकि सोचते हैं कि यार जितना देर खाना खाने में टाइम लगेंगे तब तक वो फलाना वाला यहाँ से नज़दीकी है, उसने भी तो बोला था, चलो उनके यहाँ भी चलते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का कल चूँकि लॉकडाउन है, कोरोना की महामारी है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह किया है कि हम कल लॉकडाउन में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हम घर से ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाएं। एक बार पुनः है आपसे कि सवेरे दिन भर घर पर भगवा झंडा और शाम को कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, जरूर जलाएं। जय महाराणा प्रताप के। मित्रों, आज बात बड़ा दुखद है, बहुत निंदनीय, चिंतनीय और सोचने वाला है। आप सबको पता ही चल गया हो, अब तो सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर भी आपको पता चला कि भारत राज्य के एक रेलवे पथ पर 18-20 मजदूर रौंद दिए गए। आज का प्रश्न यही है कि उसको किसने रौंदा है। साधारण भाषा में होगा कि वो मालगाड़ी रौंद के चली गई। नहीं, मालगाड़ी ने बिल्कुल उनको नहीं रौंदा। मेरा प्रश्न यही है। मित्रों, आपको पता है लॉकडाउन है, कंपनियों के खास सरकारें दावा कर रही हैं कि हमने ये व्यवस्था किया, हमने वो व्यवस्था किया है, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उन मजदूरों को किसी भी तरह की भोजन की व्यवस्था अगर 2 दिन में भी एक बार मिल जाता, तो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर नहीं होते। तब जब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें हैं, कई गर्भवती औरतें हैं जो 7-7, 8-8 महीने की गर्भ ले करके, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब आप माँ बनने वाली हैं, कृपया आराम करिए। आप सोचिए उस मजबूर औरतों का जो 7 महीना, 8 महीना, 6 महीना की गर्भ ले करके पैदल सैकड़ों, हजारों किलोमीटर जा रही हैं, कुछ पहुंच पा रही हैं और कुछ रास्ते में दम तोड़ दे रही हैं। इतनी
विकट परिस्थिति को उन्होंने इसलिए स्वीकारा क्योंकि उन्हें बात का विश्वास हो गया था कि यहाँ भूखे मर जाने से बढ़िया है कि अपने गांव में जाकर के मरें या रास्ते में जाकर के मरें। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हालांकि भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमें अभी तक ये नौबत नहीं आई कि मुझे कभी भूखे रहना पड़ा हो। इस लॉकडाउन में हमें खाने पीने का व्यवस्था अपने तरफ से हुआ है। सरकार की मुझे जरूरत नहीं है, सरकार हमको दे भी नहीं रही है। मतलब सरकार पूछ भी नहीं रही कि भाई आपको खाने की जरूरत है क्या। वोट मांगते होगा तो रात दिन नेता माइक से चिल्ला चिल्ला करके दरवाजे की घंटी बजा बजा करके दुखी कर देते थे। जब भी घर से बाहर हो तो 10-15 पॉम्पलेट घर के अंदर और बाहर तक गिरे पड़े रहते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में कोई भी नेता ये कहने के लिए नहीं आया कि जी भाई आपको कोई आवश्यकता है क्या। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी को और डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ प्रांजल भाई को भी नमस्कार बोल रहा हूँ। मित्रों, मेरा विषय है कि उनको किसने रौंदा। विनय जी, मैं आपकी बात पढ़ूंगा, मैं जरा अपनी बात कह लूँ, उसके बाद डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी की बात पढ़ूंगा। पढ़े लिखे और समझदार आदमी है, इनकी बात जरूर हो, हमारे लिए मार्गदर्शन होगा। लेकिन विनय जी थोड़ी देर के बाद। मित्रों, पहले उन परिस्थितियों की आकलन की जाए जिसकी वजह से मजदूर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। आप सबको पता है लॉकडाउन अब करीब करीब 2 महीना होने वाला होगा। थोड़े दिन में 2 महीना हो जाएगा। 25 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में कोई भी कंपनी ये बीड़ा नहीं उठा रही है कि वो अपने मजदूरों की तनख्वाह दे देगी। भोजन की तो बड़ी दूर की बात है। रोज रोज सूचना आ रहा है। मेरा भी आज नोएडा से, ओखला से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, मतलब एनसीआर से कई मजदूरों ने हमको फोन किया कि सर क्या करूं, हमारा तो तनख्वाहें नहीं दे रहा है। किसी ने कहा कि मकान मालिक डांट रहा है लेकिन चलिए भगा नहीं रहा है। किसी ने बोला जो मकान मालिक ने भगा दिया, क्या करूं, मैं तो वो चाचा के फलाना वाले लड़के के साथ हूँ। मतलब इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि मकान मालिक भगा रहा है, कंपनी मालिक किराया नहीं दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है, भोजन का व्यवस्था नहीं कर रहा है, और सरकार नाम की चीज तो कहीं दिख ही नहीं रही। सरकार सिर्फ टीवी में, सोशल मीडिया में, माइक में, बकवास में दिख रही है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज भी एक चैनल पर कई मंत्री बताए, बोले कि जी सारी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कहाँ की गई है। अगर वो व्यवस्था होती तो वो मजदूर क्यों मजबूर होते पैदल चलने को, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब आइए, पैदल चल के वो रेल के पटरी पर क्यों गए और क्यों जान देने पर मजबूर हुए। मैं वो सुसाइड नहीं कर रहा हूं, तो हत्या हुआ उन लोगों का। उनको सिस्टम ने मारा है, उनको हमारी व्यवस्था ने मारा है, हमारे अमानुषिक व्यवहार ने मारा है, हमने मारा है उनको। क्यों? महाराष्ट्र से कई मजदूरों ने फोन किया हमसे बात, चूंकि हम लोग समाज में रहने वाले लोग देश में बात करते रहते हैं, जहां जहां के लोगों का, चूंकि समाज में देश भर में घूमते हैं तो हर जगह के लोगों का नंबर है। अभी मेरा प्रांजल भाई मुंबई से हमको सुन रहे हैं। आप मुंबई में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो कल मेरे लाइव पर भी आए थे, फोन पर भी बात होती है, व्हाट्सएप पर भी बात होती है, तो हम मुंबई की सूचना मिलती रहती है। उसी तरह से कई लोग हैं जो जगह जगह अलग अलग देश के अलग अलग भाग में काम करते हैं। उनके नंबर मेरे पास है या हमारा नंबर उनके पास है। हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, परिस्थितियों के आकलन करते रहते हैं। मुंबई से कुछ लोगों ने मेरे को फोन किया कि भैया एक्चुअली यहाँ पर मजबूरी ये है। उन्होंने मेरे से जानना चाहा कि हम इसको कैसे करें। मैं बोला क्या बात है। वो बोले कि जी एक 2 पेज का एक मिला हुआ है जिसमें कहा गया है कि आप अपना मेडिकल करवा के आइए, आप कहीं बीमार नहीं थे वो करवा के लाइए, फलाना ढेमका, मतलब उसके 15-20 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा कहा गया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार चलाने वाले मूर्ख होते हैं कि महामूर्ख होते हैं कि बुद्धि से भेंट नहीं होती, कि उनको समझ नहीं होती, या वो हमारे गांव के उस नाई की हाल है कि क्या हुआ कि हमारे गांव में एक नाई था, उसका गाय दूध देती थी। तो जो लोग पूछा और क्या हाल है भाई, बोला अरे दूध की नदी बह रही है, हर जगह दूध है दूध। 3-4 महीने बाद उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो एक आदमी पूछा और क्या हाल है, क्या करे, भूखे मर रहे हैं भाई, किसी के पास दूध का बच्चों के पीने भर का नहीं है। तो बोले उसके 3 झापड़ लगाए, बोले अबे तेरे यहाँ दूध था तो दूध की नदी बह रही थी, तेरे यहाँ दूध खत्म हो तो दुनिया में दूध खत्म हो गया। हमारे अधिकारियों को वही है, वो समझते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल चला सकते हैं, तो हर अनपढ़ मजदूर ऑनलाइन फार्म भर सकता है। उनको ये पता नहीं है कि कई मजदूर ऐसे हैं जिनको मोबाइल उठाने नहीं आता कि फोन आ रहा तो उठाऊं कैसे, करने नहीं आता कि फोन करूं कैसे। इस तरह के मजदूर भी देश भर में है। वो ऑनलाइन कैसे भरेंगे, कहां से भरेंगे, किस बात को, किसको कहेंगे कि हमारा भरे। ये कोई अफसर न सुनना चाहता है न समझना चाहता है। और अगर हमारे देश के अफसर बात को समझ ले तो फिर अफसर कहलाएंगे किस काम का, क्योंकि वो तो
बदबूदार लोगों से मिलते नहीं, पसीना की बदबू वाले लोगों को वो तो बाहर चपरासी मिलकर भगा देता है। वो एसी वातानुकूलित में बैठे होते हैं, वो जब तक पढ़े होते हैं तब तो बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। हमारे भी घर के कई लोग हैं जो बड़ा परिश्रम से पढ़कर आईएएस हो गए, लेकिन आईएएस हो जाने के बाद उनकी भाषा भाषण में देख रहा हूं बदल गया है, सोच बदल गई है। वो लाल बहादुर शास्त्री प्रतिष्ठान में जाके उनके यहाँ जो 1 साल तक उनमें से आदमी निकाली जाती है, उनके आदमी बाहर निकाल दिए गए, फिर वो मशीन रह जाते हैं। वो सोच ही नहीं सकते, वो ये नहीं सोच सकते कि हमारे देश के मजदूर को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल चलाने नहीं आता, तो कैसे रजिस्टर करेंगे। उनकी ये मजबूरी। दूसरी मजबूरी है कि वो अभी 2 महीने से खाना नहीं खाए हैं बेचारे। जो 1 आध रुपया था वो इधर उधर कभी बिस्कुट खा के कुछ खा के निकल गया, तो किस डॉक्टर से लिखवा के लाए। आप डॉक्टर से लिखवाने जाएगा, बोलेगा हमको इतना रुपया दो तब हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ तो अमानुषीय स्वभाव हर आदमी के पास में है, तो कहां से सर्टिफिकेट लाएगा कि जी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। इन्हीं सब झंझटों से निजात के लिए वो चोरी छुपे मेन रोड से ना जा करके रेलवे लाइन से जाते हैं, या छुप छुपा के जाते हैं, क्योंकि उनसे वो परिचय पत्र मांगे जाती है। सबसे पहले हमारे अपने ही देश में आपको मूव करने के लिए एक पासपोर्ट दिया जा रहा है। अब इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि विद इन ए बाउंड्री, हमारे देश के अंदर सीमाओं में आपको एक पासपोर्ट दी जा रही है कि आप इस दिखाइएगा, रोड पर आपको जाने देगा। एक तो सबसे बड़ी कानून की दृष्टि से भी गैर कानूनी है, अनैतिक है, अव्यवहारिक है और अमानुषी है। वो सबसे बड़ा बात कि आप अपने ही देश में कागज लेकर के घूमोगे, ये मेरा देश है और मुझको परमिशन है जाने का। उस पर लिखा हुआ है आप फलाने कंपनी में काम करते थे, आप फलाने आदमी हैं, आप ये करते थे। बस समझ में नहीं पा रहा हूँ। अरे सिंह वंदना जी ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ इनकी बात पढ़ दूं। नमस्कार। क्योंकि वंदना जी एक तो बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, वकील भी है, सामाजिक है और हमारे क्षत्रिय समाज से भी हैं। वो मेरे साथ बहुत देर तक नहीं हो सकती, इनका समय बड़ा कीमती है, तो मैं वंदना जी को नमस्कार बोलता हूँ और आपने जो मुझे मार्गदर्शन किया मैं पढ़ता हूँ। वंदना जी ने लिखा है कि कल महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। वंदना जी, मैंने शुरुआत इसी से किया है, आप बाद में जुड़ी। मैंने शुरुआत यही किया है कि कल महाराणा प्रताप की जयंती। एक बार दोबारा आपके आदेश से बोल देता हूं कि दिन में हर आदमी अपने घर पे भगवा झंडा लहराए और रात को जब सूर्यास्त हो जाए, मैंने तो कहा है कि 9 बजे 9 दिया, कोई आदमी चाहे तो 7 बजे 7 दिया जलाए, 6 बजे 6 दिया जलाए, कुछ ना हो तो कम से कम एक दीपक, चाहे वो तेल का हो, मोमबत्ती का हो, घी का हो, अपने श्रद्धा अपने शक्ति के अनुसार एक दीपक जरूर जलाए। महाराणा प्रताप के प्रति अपनी आदर व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए। वंदना जी, मैंने शुरू में ही कहा, एक बार चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को जब ये खत्म होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब पर भेज दूंगा लिंक। आज मैंने शुरुआत ही यही से किया। वंदना जी, कैसे हो सकता है कि मैं क्षत्रिय पुत्र महाराणा प्रताप के सम्मान में बात की शुरुआत नहीं करूंगा। आज मैंने अपने फेसबुक पर भी लगाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा, कल के लिए कि हम लॉकडाउन के वजह से नहीं होंगे तो कल क्या करना है। अमित भी ज्वाइन कर लिया। अमित, हमने जो लिखा है कि कल दिन भर अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराया जाए और शाम को एक दीपक जलाया जाए। अमित, तुम भी अपने फेसबुक लाइव में ये कहना भूल गए थे, कहो और ये बात को फेसबुक को लिखो भी। बंदा जी, आपका आदेश का पालन हुआ। मैंने शुरुआत में ये कहा था, फिर से आपने कहा, मैंने दोबारा से कह दिया। मित्रों, आप थी वंदना जी। वंदना जी समाज की बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी वकील भी हैं और सोशल वर्कर है। सोशल समाज में आप इनको सिर्फ क्षत्रिय कहना इनके महान प्रतिभा का हनन है। आप टोटल सामाजिक पैकेज है। वकील भी बहुत बढ़िया है, सामाजिक हस्ती भी बहुत बढ़िया है, हर सामाजिक मंचों पर आपको उपलब्धता होती है। हमने कई बार कई जगह दिल्ली में देखे हैं इनको। इनको मैं नमस्कार बोलता हूँ। तो मित्रों, बात चल रही थी रेल पटरियों पर, किशनर रौदा उस पर। तो क्या होता है कि हमारे अपने ही देश में आपको एक पर्ची दिखानी पड़ती है और वो पर्ची पाने के लिए आपको, हमारे यहाँ कहा जाता है ना भोजपुर में, कि 3 दिया तेल जल जाए तब जाकर मिली। मतलब वो 3 दिया तेल जलने के बाद जाकर मिल जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। वो अनपढ़ लोग, कोई कह रहा है कि आपको एमसीडी में जाना है, कोई कह रहा है कि आपको कारपोरेटर के पास जाना है, कोई कह रहा है कि आपको महाराष्ट्र के सरकार के पास जाना है, कोई कह रहा है कि फलाने जगह जाना है। मतलब उनको असल में पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और इस तरह से अगर किसी को परेशान किया जाएगा तो वो अनपढ़ मजबूर लोग क्या करेंगे। एक तो वो मजबूर है, इसीलिए मजदूर है, तो वो क्या करेंगे। तो वो अपना शॉर्टकट अपनाते हैं कि भाई मेन रोड पर जांच पड़ताल हो रही है तो हम रेल के पटरियों से चले जाए। वो साफ हृदय लोग हैं, उनको पता है कि लॉकडाउन में रेल बंद है। अब उन अभागे लोगों को ये पता नहीं था
कि भाई रेल मौत से कहाँ जाओगे, हर जगह तुमको गिद्ध नजर डाले हुए हैं। कंपनी में होते हैं तो कंपनी मालिक आप पर गिद्ध दृष्टि डालता है, कंपनी से बाहर होते हो तो लोकल नेता आप पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं। फिर काल की गाल से कहाँ कोई बचा है। और तब जबकि हमारा सिस्टम ही आपका जान लेने पर उतारू है, आप रेल लाइन ही आप पेड़ पर भी चढ़े होते वहां भी आपको आकर के रेल कुचल देती, क्योंकि ये सिस्टम ने चाहा था कि आपका खात्मा हो। आपको सिस्टम ने मारा, मालगाड़ी ने नहीं मारा। वो सिस्टम जो सिस्टम ये कहता था कि अपने ही देश में पासपोर्ट दिखाइए, पासपोर्ट मीन्स वो पर्ची, आदेश पत्र दिखाइए, तब आपको मेन सड़क से जाने देंगे। और आपके पास वो था नहीं, क्योंकि वो आदेश पत्र जारी करने में आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता, कितनी ज्यादा झंझट से झेलना पड़ता, ये मैं यहां से समझ रहा हूं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत मजदूरों को जानता हूं जिनको मोबाइल फोन उठाते कैसे हैं बज रहा है तो ये नहीं आता, मोबाइल फोन करते कैसे हैं ये नहीं आता, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां से कर पाएंगे। हमारे अफसरों को ये बात समझ में नहीं आती। मित्रों, हमें इन बात की चिंता करनी है, हमें इस बात का विचार करना है। जो लोग जहां भी मिले, जहां भी आप उनको देखें, अब रोकने का, जगह पर पहुंचाने का समय बीत गया है। क्योंकि आप उनको रोकिएगा फिर उसी नर्क में भेजिएगा जहां भोजन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जहां पर अव्यवस्था बिल्कुल चरम पर है। तो कम से कम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अगर आप सड़क पर किसी मजदूर को पैदल जाते देख रहे हैं तो कम से कम एक लोटा पानी और एक बिस्कुट का डब्बा उनको दे दीजिए कि कुछ दूर तक तो उस बिस्कुट के सहारे और आपके आशीर्वाद के सहारे निकाल ले जाएंगे। देखिए, कोई आदमी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है ना, तो 2 मीठा बोल उसका 2 रुपया देने से ज्यादा काम आता है। तो आप तो उनको एक सम्मान से उनको नमस्कार करिए, उनका हौसला बढ़ाइए और कहिए कि अब बहुत दूर नहीं रह गया, आप वीर हो। आपने आगरा का ताजमहल बनाया है, आपने दिल्ली की फैक्ट्री बनाया है, आपने भारत का राष्ट्रपति बनाया है, आपने भारत का पार्लियामेंट बनाया है, जो भी बनाया हो आप ही ने बनाया है। फिर बिहार के दौरा आपके लिए कितना बड़ा चीज है, आप बिल्कुल चले जाएंगे। आप ही की शक्ति आपके पास है, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अगर आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए करे तो आप गलत करें, क्योंकि आपने सरकार ही गलत चुना है। ये सरकार का मतलब नहीं है मेरा वो मत समझिए कि कोई नरेंद्र मोदी की सरकार गलत चुना, मनमोहन सिंह की ठीक के लिए नहीं, सरकार ही गलत चुना 1952 से लेकर कब तक। मेरा बात बड़ी स्पष्ट होना चाहिए। मैं जो शब्द बोला उसका अर्थ ये ना हो कि आपने ये वाला सरकार गलत चुना, नहीं। 1952 से अब तक आपने जितनी भी सरकारें चुनी है वो सब गलत चुनी है, क्योंकि वो कोई भी सरकार आपके लिए कभी नहीं सोचा, आपके विषय में कभी नहीं सोचा। भाषणबाजी में जरूर आपका नाम लिया गया, लेकिन आपके मतलब का कोई काम नहीं किया गया, आपके मतलब का कुछ नहीं किया गया। अगर मतलब का किया गया होता तो 1962 के बाद प्राइमरी स्कूल के मास्टर का एक लड़का जो कि पेट्रोल पंप पर तेल भरता था, पेट्रोलियम कंपनी का मालिक है, देश का सबसे पहला धनी आदमी है। एक आदमी जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाया करता था, आज देश का दूसरा सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि सरकारों ने उसके लिए सोचा, उसके लिए किया, तब जाकर को नंबर 1 पर पहुंचा है। और आप नंबर 1 पर थे, आप 1 नंबर से डाउन पे आ गए हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, मजदूर हैं। सरकारों को पता है कि आप वोट बैंक हैं, आप बैंक नहीं है, क्योंकि पैसा चंदा कंपनी वाले देते हैं तो वो कंपनी के हित की बात करेंगे। आपके लिए तो अफीम दे दिया गया है कि मैं जब जीतूंगा तो देश से मंदिर बना दूंगा, मस्जिद बना दूंगा, आरक्षण बढ़ा दूंगा, आरक्षण हटा दूंगा। आपको इसी में लड़वाया गया है। एक चीज और नया दिया जा रहा है अफीम की तरह से, मित्रों आप सुन लीजिए। अब आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिलगिस्ट पाकिस्तान ऑक्युपाई गिलगिस्ट में भारत का मौसम विज्ञान वाला मौसम का समाचार दे रहा है। ये समाचार है, मतलब गिलगिस्ट में टेम्परेचर कितना है आप जानिए, कोरोना आपसे भाग जाएगा। गिलगिट में, बलूचिस्तान में टेम्परेचर कितना है, टीवी पर अब आप देखिए समाचार, मौसम विज्ञान अब गिलगिट और बलूचिस्तान का मौसम बताने लगा। आप वहां का मौसम जान लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी। आप छपरा, बलिया, गाजीपुर उड़ के चले जाएंगे, जैसे आपके कान में पता चलेगा कि आज गिलगिट का मैक्सिमम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। ये मौसम विज्ञान की तरफ से आप सुनिए, आपको कोरोना का भय खत्म कर देगा। ये हमारा समाचार है, जो ये बताने में फूले नहीं समाते कि अब भारतीय मौसम विज्ञान गिलगिट और बलूचिस्तान का भी समाचार दिखाएगा। मौसम का मतलब वहां के जो लोगों के नरकीय हाल है उसका नहीं दिखाएगा, वहां के जो लोगों का अमानुषी व्यवहार किया जा रहा है उसको नहीं दिखाएगा। पूरे पाकिस्तान के जितने कोरोना के मरीज हैं वो सब
पाकों पे कश्मीर में ठेस दिए गए हैं, ठूस दिए गए हैं, ताकि अगर कोई एक आध मरता समरता इधर आएगा तो कोरोना ट्रांसफर करके आएगा, वो नहीं दिखाएंगे। मौसम का समाचार दिखाएंगे कि गिलगिट पाकिस्तान में क्या मौसम है, क्योंकि आपके सरकारों ने आपके लिए यही किया है और इसी से आपका कोरोना भाग जाएगा। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि रेल के पटरियों पर मजबूर मजदूरों को रेल ने नहीं कुचला, हमारे सिस्टम ने कुचला है। ये बात प्रमाणित हो चुका है। कई लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं चाहता हूँ आप सबकी मार्गदर्शन पढ़ो, उसके बाद में अपनी बात को। भाई श्रीकांत मुझे दिख रहा है, श्रीकांत भाई को नमस्कार। विपिन कुमार सिंह जी भी मेरे को दिख रहे हैं, विपिन भाई नमस्कार। प्रांजल भाई ने लिखा कि किसी फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल करूंगा भैया महादेव। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे किसी बात को तो आप अपने में लेंगे, ये मेरे लिए गौरव की बात है, बढ़िया बात है। अमित लिख रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल अमित, हमें आपसे और आपको हमसे मिलता है, हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे से सीखेंगे नहीं तो कोई दूसरा सिखाएगा। अमित को सुबह से बात। प्रांजल भाई ने दोबारा लिखा कि बहुत खूब बात की है, जो मजबूर है वही तो मजदूर है। जी, जो मजबूर है वही तो मजदूर है। पीयूष सिंह ने लिखा है कि उत्तम सोच उत्तम व्यक्तित्व को दर्शाता है। जी सादर प्रणाम अमित। हाँ नमस्कार भाई अमित। श्रीकांत भाई को नमस्कार बोल दिया हूँ। अमित जी भैया बिल्कुल सुबह सुबह ही लिखा था, हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए। प्रांजल भाई आपने अभी तक कल महाराणा प्रताप की जयंती पर दिया जलाना है और दिन में भगवा फहराना नहीं लिखा है, लिखिए, नहीं तो मैंने जो पोस्ट डाला है उसको शेयर करिए, तभी जाकर के राजपूत माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। और ये मैं अपने अमित परमार को भी बोल रहा हूं कि भगवा का मतलब आरएसएस नहीं है, महाराणा प्रताप आरएसएस का नहीं थे, उनका झंडा भगवा था। अमित कुमार तुम कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवा झंडा आरएसएस का है। आरएसएस ने महाराणा प्रताप से लिया था, तो महाराणा प्रताप संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, ये मुझे मालूम है। महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ा हूं मैंने, उसमें कहीं नहीं पढ़ा कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता या मेंबर या नेता थे। तो ये भगवा महाराणा प्रताप का था। जरूर कल दिन में फहराना और रात में दीपक जलाना, महाराणा प्रताप के वंशज हो तुम। विनय कुमार सिंह जी नमस्कार। वोटिंग प्रारंभ, वोटिंग अच्छा वोटिंग डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने लिखा कि वोटिंग प्रारंभ, वोटिंग लिंक, वोटिंग आज सुबह 8 बजे से 11 बजे शुरू हो गया है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, खासकर जिनका फेसबुक अकाउंट है, वही लोग एक दिन में एक बार वोट दे सकते हैं। आप चाहेंगे प्रतिदिन आपका वोट सहयोग के रूप में होगा। वोटिंग लाइन 11 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। व्यक्ति लगातार 8 मई से 18 मई तक प्रतिदिन वोट दे सकता है, अर्थात एक व्यक्ति 10 वोट दे सकता है। ये किस विषय में है, ये जरा क्लियर करिए विनय भाई, तब जाकर के पता चलेगा कि किस विषय की वोटिंग है, तब जाकर के मैं इसमें आगे बोलूंगा तो लोगों को आसान होगा समझने में, ये ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। मनोज तेवतिया जी पूर्व फौजी हैं और फौजी राजनीति में सक्रिय हैं, तो फौजियों के हित के लिए बड़ा काम करते हैं। हमारे तेवतिया साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूं। कुंवर रघुवंश सिंह सिंगर, जिन्होंने ये मुझे प्रेरणा दिया कि भैया आज इस विषय की शुरुआत इसी बात से होनी चाहिए। कुंवर रघुवंश कैमरा में दिख रहा है, मैं चाहूंगा कुंवर रघुवंश आवे कैमरा पर तो बड़ा अच्छा रहेगा, अपनी बात रखो, बढ़िया रहेगा। मैंने तो अपने तरफ से तुम्हारे सुझाव को कह दिया है, तुम अपने से कहोगे और अच्छा लगेगा। कुंवर रघुवंश ने लिखा है कि वीर स्वर्णिम महाराणा प्रताप की जयंती कल 9 मई 2020 को है। देश के इस समय वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, अतः आप सभी भारतीयों से निवेदन है कि अपने घरों पर छत पर केसरिया ध्वज एवं संध्या में एक दीपक प्रज्वलित कर महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित कृपया करें, धन्यवाद। ये मैंने बोल दिया है, तुम कैमरा पर आकर के बोलना चाहो तो। और आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को नमस्कार बोल रहा हूँ। ओंकार भाई जी आपने बात में ज्वाइन किया है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भारत के पुत्र हैं, भारत का महामानव महाराणा प्रताप का कल जयंती है। सवेरे आपके छत पर भगवा ध्वज होना चाहिए, उसका फोटो फेसबुक पर डालें। शाम को एक दीपक कम से कम जरूर महाराणा प्रताप के नाम पर जलाएं और उसका भी फोटो डालें। ओंकार नाथ सिंह जी, ये आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। मित्रों, कल दिया जलेगी, ये नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तभी दिया जलता है, प्रधानमंत्री के प्रधान चमचा भी कहेगा तो जलेगा। मैंने अपने आप को आज घोषित कर दिया कि मैं देश के प्रधान का मतलब भारत के प्रधान चमचा हूं, भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, भारत की सरकार का नहीं, भारत के किसी नौकरशाह का नहीं, भारत गणराज्य का, भारत राष्ट्र का मैं महान सेवक हूं, महान चमचा हूं, महान भक्त हूं, महान पुत्र हूं, बेटा हूं। इस नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत के ही एक महानायक महाराणा प्रताप की जयंती पर एक दिया जरूर जलाएं।
अमित सिंह परमार लिखा है कि रघुवंश भाई सही कह रहे हैं, केसरिया झंडा फहरे। बिल्कुल, रघुवंश तो हमेशा से सही कहते हैं, रघुवंश आदमी सही है। खैर, ये तो बीच बीच में था, कल आप लोग भूल ना जाए। आज का असली मुद्दा था कि हमारे रेल के पटरियों पर जो लोगों का असामयिक देहांत हुआ है उसको किसने मारा। और मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहा। आप सबों को आसान लग रहा होगा कि उसको रेल पर मालगाड़ी ने रौंदा। गलत, मालगाड़ी ने नहीं रौंदा, उसको हमारे सिस्टम ने रौंदा है, उसको हमारी लाचार व्यवस्था ने रौंदा है, उसको हमारे अमानुषीय राजनीतिक सोच ने रौंदा है। इन लोगों को सिर्फ भाषण में देना होता है कि हमने मजदूरों को खाने का ये इंतजाम किया है, हमने इतने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, इतने सेल्फ सेंटर बनाए हुए हैं। सिर्फ मुंह से बोलने में, सिर्फ बयानबाजी में। धरती पर अगर कहीं, जमीन पर अगर कहीं कोई क्वारंटाइन सेंटर होता, कहीं लोगों को खाने की व्यवस्था होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मजदूर पलायन को मजबूर नहीं होता, क्योंकि फिर वो उसी जगह से क्यों जाने को कोशिश करता जहां वो निर्णय ले चुका था, जहां वो देख चुका था कि हमारे लायक यहाँ पर नहीं है, हमारे लायक काम यहाँ पर नहीं है। वो बहुत तलाश किया बेचारा, बड़ा मेहनत किया। जब उसके योग्य काम नहीं मिला तब जाकर के वो अपने जन्मस्थल से दूर गया मजदूरी करने के लिए। एक आदमी का टीवी पर पाई देख रहा था, वो बोला जी 20 तारीख को आए, 21-22 से लॉकडाउन चालू हो गया। अभी तो मैं आ करके काम चालू भी नहीं किया था कि लॉकडाउन हो गया। घर से कर्जा लेकर के आया था कि गांव में जाकर के पहुंचा दूंगा। अब क्या करूं, कैसे पहुंचाऊं, समझ में नहीं आ। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि रास्ते में चलते चलते मैं मर जाऊं। सुना है कि मरने पर सरकार 5-5 लाख रुपए दे रही है। अब इससे बड़ा विभत्स और इससे बड़ा डरावना चरित्र हमारे देश का हो ही नहीं सकता, जहां आदमी ये कहता है कि चलते चलते मरने पर सरकार पैसा दे रही है। अगर 5 लाख की जगह 5,000 रुपये पे उस मजदूर को मिल जाए तो आपका 5 लाख रुपया बच जाएगा। सरकारों को ये सोचना चाहिए। आप में मानवता नहीं है तो कम से कम फाइनेंशियल आधार पर ही तो सोच लो मारो भाई। मानवता आप में नहीं है, वो तो दिख चुका है, तो कम से कम आर्थिक आधार पर देख लो। क्यों दारू से आर्थिक आधार मजबूत करो? आपका 5 लाख रुपया बच जाएगा, आप उसको 5,000 रुपया मजदूर को दे दीजिए, आपका 5 लाख खर्चा नहीं होने देगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप मरने के बाद 5 लाख देंगे, उसको जीते जी 5,000 दे दीजिए, वो मरेगा नहीं। आपका 4,95,995 रुपया बच जाएगा। प्रांजल भाई ने लिखा कि आपका आदेश अध्यादेश है भैया, बिल्कुल राजपूतों के शिरोमणि के लिए दीपक प्रज्वलित भगवान भगवा ध्वज फहराया जाएगा। महादेव जी कल भगवा ध्वज और दीपक प्रांजल भाई जरूर करेंगे, और आप अनुरोध भी अपने फेसबुक को जारी कर दीजिए कि आपके लोग इसको करें। प्रमोद सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूं। मित्रों, आज और सारा विषय समेटूंगा तो इस वीडियो को मैं शेयर करूंगा और लोगों से अनुरोध करने के लिए। घंटा भर कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में वीडियो बंद करने से पहले 2 अनुरोध हाथ जोड़ के कि कल महाराणा प्रताप के जयंती के उपलक्ष्य में दिन में भगवा ध्वज और रात में दीपक जरूर जलाएं। देश के उस महामानव का श्रद्धा से आप उनका सम्मान करें। दूसरा, हमारे देश में पलायन में जो मजदूर किसी भी कारण से मर रहे हैं, चाहे वो सड़क पर चलते चलते मर रहे हैं या रेल के पटरियों पर रौंदे जा रहे हैं, उसको ना तो चलते हुए काल मार रहा है, ना ही रौंदते हुए रेल मार रहा है। उनको हमारा सिस्टम मार रहा है, हमारा व्यवस्था मार रहा है। और इस दुखी मन से मैं सिर्फ बदुआ दूंगा उन लोगों को जो सिस्टम में हैं और अपने नागरिक का 2 जून का रोटी नहीं व्यवस्था कर सकते और लंबा लंबा भाषण देते हैं। ईश्वर उन पर अपना सद्बुद्धि दे, ईश्वर उन पर कृपा बना रखे, ताकि उन लोगों में मानवता जगे और हमारा मजदूर मरने पर मजबूर ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान।